Very good afternoon to all of you. Let me start UPSC 2022 11,000 plus questions with explanation. Now, आप इस स्क्रीन में देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है एन इंडियन सिटीजन हैज डिक्लेयर रीयूनिकेशन ऑफ द सिटीजनशिप इन 2015 व्हेन हिज सन वाज 10 years old. Subsequently, his declaration of reunification was सक्सेसफुल रजिस्टर्ड. इस क्वेश्चन का मतलब ये बोला गया है कि एक कोई इंडियन सिटीजन है जो उसने अभी अभी सिटीजनशिप वापस ले लिया है इन 2015 में. जब उसका बच्चा 10 साल का है तो अब उसके बेटे को कुछ फंडामेंटल राइट्स क्या हमारे देश में उसको प्रोवाइड होगा या नहीं होगा. इस क्वेश्चन में यही बात बोला गया है. तो पहला कंसेप्ट इसमें यही जाता है कि जब उसके पिताजी ने या एक एज ए इंडियन सिटीजन जब वो थे तब उन्हें फंडामेंटल राइट्स जो भी इंडियन सिटीजन होने के नाते उन्हें जो प्रोवाइड होता था उनके बेटे को भी मिलता. लेकिन अब जब उन्होंने 2015 में जब उन्होंने वापस ले लिया तब उनके पास या उनके बेटे को अब तो इंडियन सिटीजनशिप का कोई राइट्स नहीं होगा. अब उनके पास जो भी राइट्स होगा वो एक फॉरेन सिटीजन का होगा. नाउ द पहला ऑप्शन यहां पर आप देख रहे हैं जो स्टेटमेंट वाइज लिखा हुआ है राइट टू प्राइवेसी. फर्स्ट है राइट टू प्राइवेसी, सेकंड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, थर्ड वन है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. नाउ जैसे कि आपको पता है कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 से रिलेटेड है. नाउ सेकंड वन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये आर्टिकल 22 से रिलेटेड है. एंड थर्ड वन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आर्टिकल 19 से रिलेटेड है. नाउ ये तीनों स्टेटमेंट हो जाने के बाद अब हम लोग बात करेंगे सिटीजनशिप एंड फॉरेन सिटीजनशिप का कौन कौन सा आर्टिकल हमारे यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड किया हुआ है. नाउ 14, आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 एंड आर्टिकल 28. ये जितने भी आर्टिकल्स हैं ये इंडियन सिटीजन एंड फॉरेन सिटीजन दोनों को प्रोवाइड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. अब हम लोग बात करेंगे एक ऐसे आर्टिकल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड है. आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30. ये आपको याद रहना होगा. ओके, नाउ अब हम लोग जस्टिफाई करते हैं इन तीनों स्टेटमेंट्स में. स्टेटमेंट 1 राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 है जो कि सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप एंड फॉरेन सिटीजनशिप दोनों को प्रोवाइड है. नाउ सेकंड वन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये आर्टिकल 22 से रिलेटेड है. ये इंडियन सिटीजनशिप एंड फॉरेन सिटीजन दोनों को प्रोवाइड है. अब हम लोग बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट जो कि आर्टिकल 19 से रिलेटेड है. ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही है. तो लेट्स एलिमिनेट फर्स्ट एंड सेकंड, ये इंडियन सिटीजनशिप एंड फॉरेन सिटीजनशिप, जबकि स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन में हमें बोला इनका बेटा सिर्फ एंजॉय कर सकता है फॉरेन सिटीजनशिप को. तो इसलिए स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर बी द करेक्ट आंसर एंड थर्ड बी द इनकरेक्ट. तो दैट्स व्हाट यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं 1 एंड 2 तो वही ही सही होंगे. नाउ सेकंड क्वेश्चन अभी हम लोग देख रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट है पॉलिटिकल जस्टिस, सेकंड स्टेटमेंट है इकोनॉमिक लिबर्टी एंड थर्ड है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड फोर्थ है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. नाउ यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें पूछा गया कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन सा इन पॉइंट में आते हैं. नाउ फर्स्ट वन अगर हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल जस्टिस, तो पहले मैं बात करूं जस्टिस तीन तरह के होते हैं. फर्स्ट सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस. तो यहां पर क्या पॉलिटिकल जस्टिस आ रहा है? बिल्कुल सही. तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. सेकंड वन इकोनॉमिक लिबर्टी. अगर मैं लिबर्टी की बात करूं तो लिबर्टी में प्रीएम्बल में आते हैं थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप. तो लिबर्टी में इकोनॉमिक लिबर्टी ऐसा कोई वर्ड है भी नहीं, तो ये इनकरेक्ट होगा. एंड नाउ थर्ड वन इक्वलिटी ऑफ स्टेटस. इक्वलिटी ऑफ स्टेटस है, बिल्कुल है. यहां पर आपको मैं बता दूं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आता है जिसमें इक्वलिटी ऑफ द स्टेटस है. एंड फोर्थ वन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये बिल्कुल सही है. यानी कि 1, 3, 4 आर बी द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन ए इज बी द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट रूल अंडर द आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यहां पर बोला गया पहला स्टेटमेंट देयर इज अ नो मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब फॉर दिस ऑपरेशन, यानी कि इसका अधिकतम समय कोई प्रिस्क्राइब नहीं होता है. तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है. मैं अभी इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा. नाउ नेक्स्ट वन व्हेन इट इज imposed
where it is imposed, the president can assume to himself any power vested in the governor. ये बिल्कुल सही है। अब मैं इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करता हूं। नाउ फर्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेम कैसे होता है। नाउ फर्स्ट वन, ये 3 तरह के स्टेप्स होते हैं। पहला, अगर गवर्नर एक रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दे कि हाँ भाई हमारे यहाँ पर जो स्टेट है वो उस तरह से रूल एंड रेगुलेशन से नहीं चल रही है, तो जिस कारण गवर्नर एक रिपोर्ट भेजती है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट अप्रूव करता है। नाउ ये पहला हो गया फर्स्ट। एंड नाउ सेकंड वन कि प्रेसिडेंट खुद से अपने ओन डिसीजन से यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। नाउ थर्ड वन, यहां पर सेंट्रल यानी कि सेंटर के जितने भी डायरेक्शंस है वो स्टेट अगर फॉलो ना करे तो ये तीसरे कारण से भी यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। नाउ वो 3 कारण जो कि मैंने आपको बताया। अब नाउ इसके बारे में और कुछ डिटेल बताता हूं। अगर प्रेसिडेंट रूल इशू कर दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा तो विद इन 2 मंथ यहां पर अप्रूव लेना पड़ता है हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से, तब जाकर अप्रूवल के बाद ही ये 6 मंथ के लिए एक्सटेंड होता है। अगर पार्लियामेंट से अप्रूव ना मिले तो ये 2 मंथ के बाद ही डिसॉल्व हो जाएगा। अब एक कंडीशन और भी यूपीएससी पूछ सकता है या कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के द्वारा पूछा जा सकता है, मेनली यूपीएससी इस तरह के पूछेंगे। अगर प्रेसिडेंट रूल इशू कर दिया गया हो, ओके, और लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी हो या लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी विद इन 2 मंथ विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ द प्रोक्लेमेशन, तब अब इस कंडीशन में क्या प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड मतलब प्रेसिडेंट रूल क्या लागू हो सकता है या कंटिन्यू रह सकता है या फिर वो खत्म हो जाएगा। तो इसका मैं आंसर दे दूं कि यहां पर प्रोक्लेमेशन वो तब तक लगेगा जब तक कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा का ना हो जाए और इसका टेन्योर 30 डेज तक चलेगा, यानी कि पहला मीटिंग ऑफ लोकसभा means proclamation survive until 30 days from the first meeting of लोक सभा। और इस जो भी ये प्रोसीजर होगा ये मैक्सिमम 3 years तक एक्सटेंड हो सकता है विथ 6 month अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट। सो करेक्ट आंसर विल बी द बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ही सिर्फ हमारा सही है और पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देख रहे हैं। E9 पार्टनरशिप रिसेंटली सीन इन द न्यूज। पहला promoting the hydrogen as a fuel, second one ensuring the quality education for all, और C नंबर है developing 5G technology, and fourth one facility वैक्सीन्स फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। देखिए E9 पार्टनरशिप रिसेंटली न्यूज में हम लोग ने देखा था, यहाँ पर बात हो रही है फॉर क्वालिटी एजुकेशन को लेकर, ओके, इंश्योरिंग द क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। यहाँ पर जो E9 पार्टनरशिप है ये 9 जो आपको दिखाई दे रहा है ये 9 कंट्रीज का रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ फर्स्ट 9 कंट्रीज के बारे में बता दूं। फर्स्ट है बांग्लादेश, ब्राजील, पाकिस्तान, मैक्सिको, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया एंड नाइजीरिया। ये पूरे के पूरे 9 कंट्रीज हैं जो कि क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दिए जा रहे हैं। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देख रहे हैं, द सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन पर्टेनिंग टू। यहाँ पर बात हो रहा है, पहला स्टेटमेंट है CAG, जज ऑफ हाई कोर्ट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड फोर्थ वन मेंबर ऑफ UPSC। नाउ आपको बता दूं कि सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है कि इन्वॉल्वमेंट, अलाउंस, प्रिविलेज एक्सेट्रा लिखा हुआ है। नाउ ये किनको दिया जाता है? ये पहला पॉइंट्स होगा इसका, ये दिया जाता है उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा हाई रेपुटेटेड स्टेट्स या हाई रेपुटेटेड पोजीशन पे जो बैठे हुए हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। नाउ नेक्स्ट, स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, chairman and deputy chairman of Rajya Sabha, and next speaker या deputy speaker of the legislative assembly, and chairman and deputy chairman of the legislative council, and judge of Supreme Court या judge of High Court, and next one is the CAG, Comptroller Auditor General। देखिए इनका जो भी इन्वॉल्वमेंट अलाउंसेस होता है ये पार्लियामेंट से सिंपल मेजोरिटी से पास करके यहाँ पर दिया जाता है। सो मैंने आपको जो स्टेटमेंट बताया था CAG, ये बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट, एंड सेकंड वन जज ऑफ द हाई कोर्ट, ये भी सही होगा, एंड थर्ड वन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है एंड फोर्थ वन मेंबर ऑफ यूपीएससी ये भी इनकरेक्ट है। सो आंसर ओनली 1 एंड 2। तो वेल देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शंस दिया हुआ है। सो वेल यहाँ पर जो स्टेटमेंट के आंसर्स दिए हुए हैं वो है ए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर 1 एंड 2। सो वेल ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मेरा जो टारगेट है वो है 11,000 प्लस क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन फॉर यूपीएससी, स्टेट पीएससी या एसएससी, एसएससी सीजीएल या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। सो लेट्स स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल अदर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के साथ। सो वेल, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।